आमंत्रित करूंगा, जो अपनी हमेशा से ही ओजस्वी, तेज और जोशपूर्ण तर्क शक्ति से भरी हुई बातों के लिए जाने जाते रहे हैं। आप सबको जय भीम। मैं यहाँ पर आज जिस तरीके से संसद में लोकतांत्रिक अधिकार का दमन हुआ है, उसके विरोध में यहाँ हम लोग खड़े हुए हैं और मैं उसी के समर्थन में आया हूँ। पिछले 4-5 दिन पहले हम लोग राज्यसभा टेलीविजन देख रहे थे और सहारनपुर मसले पे कुमारी मायावती जी को जिस तरह से बोलने से रोक दिया गया, वो गैर संवैधानिक था, वो लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन था। चुनाव तो आते जाते रहते हैं, चुनाव जीते हारे ये तो एक प्रक्रिया है, चलता रहता है। हम सहमत हो असहमत हो, लेकिन इस बात से कौन असहमत हो सकता है कि मायावती जी इस देश की एक बड़ी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है और एक बड़ी नेता है, इससे कोई असहमति नहीं हो सकती है इस बात से। और उनको दलित मुद्दे पर नहीं बोलने से रोकना ये बड़ा ही हास्यास्पद था और शायद लगा कि जो संविधान की जो स्पिरिट है, जो लोकतांत्रिक अधिकार हमें देता है, उसकी संसद में ही हत्या कर दी। साथियों, दिलचस्प मसला यह है कि उस समय जो सभापति बैठे हुए थे वो कांग्रेस के थे और मैं सुन रहा था जब प्रोसीडिंग, तो पहली बार एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला कि सरकार के लोग ही संसद में बहस नहीं होने देना चाह रहे थे। सरकार के लोग, अमूमन आप देखते होंगे कि विपक्षी दल के लोग हैं वो हंगामा करते हैं संसद के अंदर, लेकिन यहाँ सरकार के लोग हंगामा कर रहे थे। वही नहीं, भाजपा के एक बड़े नेता और अभी मंत्री भी हैं नकवी साहब, मुझे तो लगता था कि राजनीतिक रूप से थोड़े मैच्योर होंगे, उन्होंने संसद में उसी समय कहा कि बहन मायावती जी इस संसद में राजनीति कर रही है, राज्यसभा में राजनीति कर रही है। मैं यह सुनकर थोड़ा अचंभित हुआ। फिर मुझे लगा कि जिस विचारधारा को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो सही ही कह रहे थे कि संसद में अब भजन कीर्तन होगा और राजनीति जो है अडानी अंबानी के घर में होगी। ठीक कह रहे थे, समझने की बात है। अरे संसद एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, वहां हमारे भाग्य का निर्णय होता है, हमारे अधिकारों की बात होती है, देश की भावी पीढ़ी कैसे आगे बढ़ेगी इस पर चर्चा होती है। अगर वहां राजनीति नहीं होगा तो फिर कहां होगा? ये नकवी साहब, भाजपा और उनके जो पेरेंट इंस्टीट्यूशन है, संघ परिवार, उनको बताना चाहिए। ये समझने की जरूरत है दोस्तों। 70 साल आजादी के हो गए, 7 दशक हो गए और संविधान की बहुत सारी बारीकियों को आप छोड़ दीजिए, लेकिन तब से कम 4 शब्द तो हम लोग समझते हैं: समता, न्याय, बंधुता, स्वतंत्रता। इस बात की हमें समीक्षा करनी चाहिए कि क्या इस संविधान की प्रस्तावना को प्राप्त करने के लिए अब तक की सरकारों ने क्या ईमानदारी से कोई प्रयास किया है क्या? इस बात को हमको सोचना पड़ेगा। साथियों, कुमारी मायावती जी का बोलने से रोका जाना, सहारनपुर, ऊना आरक्षण की धज्जियां उड़ाया जाना, दलित महिलाओं का बलात्कार, दलित युवाओं के पीठ पर डंडे, ये सब कोई अलग अलग घटना नहीं है। ये सब एक ही घटना के कई पहलू हैं, यह समझना पड़ेगा और शायद हमारे नेताओं को भी बात समझना पड़ेगा। सीधा साधा जो मुझे लगता है, जो मैं सोच पा रहा हूं, हो सकता है मैं गलत हूं, इसकी समीक्षा की जा सकती है, लेकिन अब सीधी जो वैचारिक संघर्ष है और सांस्कृतिक संघर्ष है, वो जनेऊधारी बनाम गैर जनेऊधारी के बीच में, इसको आप मान लीजिए।
अगर दूसरे अर्थ में कहें तो आपके मिथकीय मनु बाबा के विचारों में, मिथकीय मनु बाबा जो आपके इधर दिमाग में जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता रहता है, उनकी विचारधारा और एक आधुनिक मानव डॉक्टर अंबेडकर के विचारधारा के बीच ये संघर्ष है कि मनोवाद बनाम अंबेडकरवाद, मूल बात यही है, ये बात समझना पड़ेगा साथियों। इसमें ज्यादातर अभी मैं जो देख रहा हूं सब हमारे युवा साथी है और 20 से लेकर 30 के बीच में है। हमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात लगता है, हमें सवाल करना चाहिए, सवाल। और व्यवस्था को, चाहे कोई भी हो, व्यवस्था को सिर्फ सवाल करने से डर लगता है। ऐसी सवाल कर देंगे तो उनको चाहिए, भक्त चाहिए होता है। मैं कम से कम इस मंच से ये बात आपके बीच जरूर साझा करना चाहूंगा कि जिसको आप अपना प्रथम राजनीतिक सांस्कृतिक शत्रु मानते हैं, वो अपने लक्ष्य में बहुत ईमानदार है। और वो आप उसको संघ परिवार कह सकते हैं, बीजेपी, सब एक ही फैमिली के। उनको अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है, उनको वर्ण व्यवस्था लागू करना है, उनको दलितों को पीटना है, पिछड़ों को दबाना है, मुसलमानों को भगाना है, मान लीजिए, तो इसके लिए उनको जो भी करना पड़े वो ईमानदारी से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में पिछले 90 बरस से लगे हुए हैं। 90 बरस से आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में 90 बरस की तैयारी हुई। इस बात को समझना पड़ेगा। कई बार आप अपने शत्रुओं से भी सीखना पड़ता है कि कैसे वो काम कर रहे हैं। अभी देवाशीष कह रहे थे कि वो लोग रिसर्च करके जो है बाबा साहब को, आजकल क्या कांवड़िया चल रहा है, कांवड़ियों के बीच फोटो में लगा दिया। इसका मतलब यह हुआ ना कि हम लोग रिसर्च नहीं करते, हम लोग नहीं काम करते हैं उस तरीके से। कि साथियों, अभी 2019 की भी शपथ दिलवा रहे थे। राजनीति बड़ी व्यापक चीज होती है, चुनाव उसका एक महत्वपूर्ण अंग होता है। जो 5 साल आप खेती करते हैं तो उसके बाद फसल काटा जाता है। और राजनीति का मतलब सिर्फ चुनाव नहीं होता है, अखबारों में लिखना, मैगजीन में लिखना, सभा में बोलना, लोगों से बातचीत करना, स्कूल खोलना, कॉलेज खोलना, रिसर्च करना, यह सब राजनीति होता है और इसी में आप फसल बोते हैं। तो मुझे लगता है जो अगर आजादी के 70 साल बाद भी हमारे पीठ पे डंडे पड़ रहे हैं, आरक्षण की समीक्षा हो रही है, निजीकरण आबाद हो रहे हैं, अभी तक बकायदा भूमि का आवंटन नहीं हुआ है, मजदूरी नहीं मिल रहा है उचित तरीके से, हमारे स्वाभिमान और मान सम्मान की रक्षा नहीं हो रही है ठीक से, इसका मतलब है कि पिछले 70 सालों में हमारे नेताओं ने भी ईमानदारी से काम नहीं किया है। ये हमको सोचना पड़ेगा। संघ परिवार, उसका ऑक्सीजन मिलता है सरस्वती शिशु मंदिर से। क्या हमने सावित्रीबाई फुले शिशु विहार खोले? ये सवाल पूछना पड़ेगा। भावी पीढ़ी है, नौजवान है यहाँ, कि मुझे लगता है कि अब जो है स्थिति ज्यादा भयावह है। इसलिए हमें 1, 2, 5 नेताओं की जरूरत नहीं है, हमें हजारों हजार संख्या में मायावती चाहिए, हमारे हजारों हजार संख्या में कांचीराम चाहिए। और मुझे लगता है कि आपके बीच से ही वो रास्ता, वो मार्ग निकलेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने 26 नवंबर 1949 को जो भाषण दिया था संविधान सभा के समक्ष, उन्होंने कहा था कि धर्म में भक्ति तो मुक्ति का मार्ग हो सकता है, लेकिन राजनीति में भक्ति जो है अंततः व्यक्तिवाद और तानाशाही की ओर लेकर जाता है। किसी भी व्यक्ति के प्रति, महान से महान व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता जाहिर करने में कोई कमी ना करें, लेकिन इतना आप सरेंडर न कर दें कि आप जो है वो अंततः तानाशाही की ओर चले जाए। साथियों, मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं और मैं देख रहा हूं कि विश्वविद्यालय में तनाव किस तरीके से उभर रहे हैं, क्योंकि सबसे जो पहली वैचारिक लड़ाई होती है उस शिक्षा के केंद्र में ही लड़ाई होती है। और इसीलिए हजारों साल से आपको कुछ नहीं किया गया, आपको शिक्षा से वंचित रख दिया गया कि जब आप शिक्षित होंगे ही नहीं तो सवाल कहां से पूछेंगे, बोलेंगे कैसे। तो इसलिए जब यूनिवर्सिटी में पिछले 10-20 वर्षों से जो दलित, ट्राइबल, मुस्लिम तमाम लोग जो आ रहे हैं, छात्र और शिक्षक भी, और जो सवाल उठा रहे हैं, तो उनके सवाल उठाने से इनके पेट में मरोड़ हो रहा है।
तो इसलिए सबसे ज्यादा अभी देखिए विश्वविद्यालय जो है वो तनाव के केंद्र बने हुए हैं विश्वविद्यालय। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हमें चौक चौराहे हर जगह सवाल करने वाले नेता पैदा करना होगा, और वो एक दो नहीं, हजारों हजार की संख्या में। साथियों, मैं एक सरकार को एक सलाह भी देना चाहता हूं कि सफलता मिलना बड़ी चीज नहीं है, सफलता को पचा जाना बड़ी चीज होती है। कि आपको हेवी मैंडेट दिया है देश के लोगों ने, और उसका सम्मान करते हुए आप किसी वर्ग जाति धर्म के पक्ष में नहीं बल्कि इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकशाही और गरीब गुरबा दलित पिछड़े के पक्ष में आपको काम करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लोगों को सत्ता नहीं पसती। जिस तरीके से ऊना से लेकर सहारनपुर और रोहित बुमला और जेएनयू वाया जेएनयू और पटना और लखनऊ और गोरखपुर में जिस तरह से दमन और हमले बढ़ रहे हैं, गौ रक्षा के नाम पर दलितों को, मुसलमानों को जिस तरीके से पीटा जा रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको अभी सत्ता पचाना आया नहीं। आप मुसलमानों से देशभक्ति का और दलित पिछड़ों से मेरिट का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इस देश में मुसलमानों ने 674 वर्ष शासन किया? अगर वो तलवार के बल पर शासन किए रहते तो आपके जो बड़े बड़े चर्बी वाले जो पेट निकले हुए बाहर, और आपके मठ मंदिर में जो हजारों क्विंटल सोना पड़े हुए हैं, वो शायद नहीं होते, और पाकिस्तान बनाने की भी जरूरत नहीं होती। मुसलमान लोग इसी को सब इस्लामिक कंट्री बना दिए रहते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाबर का वसीयतनामा एक बार पढ़े जाने की जरूरत है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि ये देश हजारों साल से बहुलतावादी देश रहा है। यहाँ विभिन्न जातियां, विभिन्न धर्म, विभिन्न संप्रदाय के लोग यहाँ रहते आए हैं। तो आपकी जो साजिश है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की और सबको आप पीट लेंगे, तो इसको आप कम से कम सुधार लेना। तो 19 का चुनाव आ रहा है, देश की जनता में 31% वोट ही मिला था 14 में। इसका मतलब 69% लोग आपके खिलाफ खड़े हैं। तो जिस दिन 69% लोग अगर आ गए सड़कों पे, तो आप 31% कहां जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। इसलिए आपसे आग्रह है कि कम से कम न्यायपूर्ण, न्याय के पक्ष में, संविधान के पक्ष में आप शासन कीजिए, और हमारे जो हमले हो रहे हैं लोगों पे जिस तरीके से, उस पे अंकुश लगाइए। कि आप समझ रहे हैं कि जो गौ रक्षक का भी क्या है, हमारी जो स्थिति है, उसके लिए जो सबसे हमको हराया गया वो पूना पैक्ट था। वो साजिश थी पूना पैक्ट हमारे हितों के खिलाफ। आज तो ये हालत है कि गौ रक्षक भी आप ही, पुलिस भी आप ही, सरकार भी आप ही, थाना भी आप ही, मजिस्ट्रेट भी आप ही, और आसानी से हमारे पीठ पे आप डंडे मार लेते हैं। जब हम अपने नेता खुद चुनते होते, तो जब आपके डंडे हमारे पीठ पे चलते, तो आपकी बाह नहीं, आपकी सरकार उखाड़ देते, और हमारी ये स्थिति नहीं रहती। ये समझने की बात। अभी आरक्षण की जो व्यवस्था है, उस आरक्षण की व्यवस्था में व्यक्तिगत मुक्ति तो संभव है, लेकिन जमात की मुक्ति संभव नहीं है, बहुजन की मुक्ति संभव नहीं है। एक आदमी तो राष्ट्रपति बन सकता है, एक आदमी मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन विभिन्न संस्थानों पे, विभिन्न एजेंसीज पे अभी भी वैसे लोगों का अधिकार है कि जो कि परंपरागत मनु के वंशज है। चाहे सरकार किसी की भी हो, आप उठाकर देख लीजिए, अभी भी किसी की भी सरकार हो, संस्थाओं पे उन्हीं का नियंत्रण रहता है। ये हमारी एक राजनीतिक फेलियर है। ये राजनीतिक फेलियर है। नहीं तो ये कैसे हो सकता है कि पिछले 35 वर्ष में 2,85,000 करोड़ रुपए SC/ST के कल्याणार्थ वापस हो जाते हैं, और लोकसभा में बैठे और राज्यसभा में बैठे हमारे 130 सांसद मुंह में दही जमा के बैठे रहते हैं। इसीलिए ना कि बोलेंगे तो आपका टिकट कट जाएगा अगले चुनाव में। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस व्यवस्था में व्यक्तिगत मुक्ति तो संभव है, लेकिन जमात की मुक्ति संभव नहीं है। और हम लोग तो बीच के उम्र में आ गए, और आपके बीच से हमें हजारों नेता तैयार करने, वैसे नेता, वैसे लीडर्स जो ज्योतिबा फुले, जो अंबेडकर, जो सावित्रीबाई फुले, जो गौतम बुद्ध, जो इन तमाम नेताओं को, इन तमाम विचारकों को पढ़कर संसद में जाए
और खाली टीएडीए वाला नेता नहीं चाहिए हमें। आप एमएलए एमपी हो सकते हो टीएडीए वाले, लेकिन नेता चाहिए हमें बोलने वाला, ठहरने वाला वहां पे कि अगर हमारे पीठ पे डंडे पड़ रहे हैं तो संसद की कार्रवाई बंद हो, वहां पे रोक दिया जाए, वैसे लीडर हमें चाहिए। तो समय आ गया है कि अगर हमारे जो सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के लोग की राजनीति करने वाले लोग हैं, वो ईमानदारी से मैं बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश और तमाम देश के नेताओं से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप ईमानदारी से सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता को जमीन पर उतारने की कोशिश कीजिए। नहीं तो इतिहास और समाज के गर्व से आंदोलन पैदा होता है और उसी में से हजारों नेता निकलते हैं। 10 साल 15 साल में मुझे दिख रहा है कि आप ही के बीच से सैकड़ों काशीराम, सैकड़ों मायावती आप ही के बीच से निकलेंगे। और ये हमारी ऐतिहासिक जिम्मेदारी भी है कि इस खेल को बैडमिंटन की तरह नहीं खेलिए, इस खेल को फुटबॉल मैच की तरह खेलिए, 5 जगह के लिए गोल कर लेंगे आप। आइए हमारा कंधा तैयार है, सिर्फ पाँव रखिए और छलांग लगाइए। ये नहीं कि मैं अकेले मुक्त हो जाऊं और आप सब यही जैसे के तैसे खड़े रहे। हमें ऐसे नेताओं की जरूरत है जो जमात की मुक्ति के लिए अपने आप को, अपने शरीर को मिट्टी में तब्दील करने के लिए जो तैयार हो। साथियों, कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मुझे लगता है मुझे वो संभावनाएं दिख रही हैं, और जिनको नहीं दिख रही हैं तो शायद अपने चर्बी उतार ले यहाँ से। मुझे दिख रही है, वो चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे वो जिग्नेश मेवानी हो, चाहे वो दिल्ली विश्वविद्यालय हो, चाहे जेएनयू हो, हमारे शिक्षकों, छात्रों, नौजवानों पे इतने सारे डंडे पड़ते, इतने सारे दमन होता है। लेकिन अगर आप उस सवालों को एड्रेस नहीं करेंगे तो जो दमन सहने वाले, जिनके पीठ पे डंडे पड़ रहे हैं, जो सवाल उठा रहे हैं, वही हमारे भविष्य के नेता होंगे। जय भीम साथियों, जय।